हमारी बॉडी पे क्या रिएक्शन है और जो हमारा मैटर है उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, तो इसको हम साइंस कहेंगे। और जो मेडिसिन, जी, और इसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में हम कहते हैं कि वो चीज़ जो हमें रिलीफ दे किसी भी पेन से, और हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। इस पे साइंस की डेफिनेशन बताएं। जिस तरह साइंस हम जो हम पढ़ते हैं फिलोसफी, उसकी डेफिनेशन तो ये है कि जो चीज़ एक्सपेरिमेंट के जो है वो आप कह लें, जिसको प्रूव करने के लिए हमें, यानी कि ऐसा इल्म है फिलोसफी जो कि हमारी अपनी अकल से आता है, हमारी अपनी दिमाग से आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें वो हासिल नहीं होता, बल्कि पहले हासिल होता है, फिर एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रैक्टिकल किया जाता है। तो साइंस किस चीज़ का नाम है? ये इस पे मौजूद है मीटिंग में? जी जी मौजूद है, मुजम्मिल में मौजूद है। जी, तो मेडिसिन की डेफिनेशन हमें बताएं जी। मेडिसिन हम किसे कहते हैं जी? जब हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं कि मेडिसिन एक पूरी ब्रांच है साइंस की, तो इससे हमारी क्या मुराद होती है? इससे हमारी मुराद ये कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं ट्रीटिंग के लिए, डिजीज के लिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक साइंस है या एक आर्ट है जो हमें डील करता है इसकी मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए, और इसकी मदद से हम प्रिवेंशन करते हैं। या तो हम उसको, जो होती है डिजीज होती है, उसको वैसे ही खत्म कर देते हैं, या उसके होने से पहले उसकी हम प्रिवेंशन करते हैं ताकि ये डिजीज हो ही ना हमें। ठीक हो गया। और इसको, ये मेडिसिन की डेफिनेशन, यानी कि और आप इसके बाद हमारा क्या, हेल्थ एंड डिजीज का अगला टॉपिक है कि आप हेल्थ को किस तरह अपनी फील्ड में डिफाइन करते हैं। आपकी नज़र में हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है? हमारी फील्ड में हेल्थ से मुराद है a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity। इससे मुराद ये है कि ये जो हमारा जो WHO है उसके मुताबिक कि जो हमारी हेल्थ होगी उसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ना आपका फिजिकली, ना आपका मेंटल, और ना ही आपका कोई सोशल। और इसके बाद अगर हम देखें डिजीज को, डिजीज से मुराद ऐसी ये है कि अगर आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं, तो उसको हम डिजीज कहेंगे। इससे मुराद ये भी है कि एक ऐसा खतरनाक मादा है जो हमारे जिसम के अंदर फैल जाता है, और उसकी वजह से बहुत से मामलात हमारे बिगड़ जाते हैं। और इसकी वजह से जो हमारी फिजिकल नेचर है, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। तो रईस भाई, आपने अभी जो डेफिनेशन बताई है, ये एमबीबीएस में तो डेफिनेशन ये नहीं है। ये तो हमारी और कौन फील्ड की सी? डेफिनेशन है, जिसको हम कहते हैं जी के दिस इज हेल्थ। तो हेल्थ की डेफिनेशन तो आपने बताई है कि जो हम पढ़ते हैं ईस्टर्न मेडिसिन में। लाइक ये दिखाते हैं हम आपको जी, वेस्टर्न मेडिसिन, या फिर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लें या मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, इसके मुताबिक हेल्थ होती है जी फ्रीडम तो फ्रॉम बॉडीली और मेंटल आप ये कह डिजीज लें और डीके, अ इलनेस स्टेट। एंड इंजरी। हाँ जी। A state of being from free from injury and illness।
हाँ, तो ये डेफिनेशन है यानी कि मॉडर्न मेडिसिन अच्छा। की। जो आपने बताई है ये तो हम पढ़ते हैं जी कि जी तिब में ये डेफिनेशन होती है कि स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल हार्मनी रिजल्टिंग फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल बैलेंस ऑफ ह्यूमर इन अ पर्सन, या फिर जो ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपकी फील्ड में तो हेल्थ इसी का नाम है कि ये देखें, जी जी कैसल्स जो इंग्लिश डिक्शनरी है जी और इसमें जी हेल्थ जो को हमारी डिफाइन कर रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिर फ्रीडम फ्रॉम बॉडली और मेंटल डिजीजेज और डिके। और डिजीज अगर हम देखें तो डिजीज में हम सारी चीजें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी काउंट करते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सफोर्ड मेडिकल डिक्शनरी सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। इधर डिजीज की डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे कि अ डिसऑर्डर विद अ जी स्पेसिफिक कॉज एंड रिकॉग्नाइजेबल साइन। अब यानी कि जो स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है उसको तो आप डिजीज कहते ही नहीं है फिर। एंड सिम्टम्स एनी बॉडीली हाँ abnormality और फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली बिल्कुल एक्सेप्ट अच्छा। दैट रिजल्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम फिजिकल इंजरी। यानी कि फिजिकल इंजरी से है या चलो बॉडीली या मेंटली भी काउंट कर लिया, लेकिन स्पिरिचुअल के तो फिर आप इनकारी हो गए, ऐसे ही हो। ऐसी बात है। ठीक हो गया जी। अगला हमारा कंटेंट में आता है जी हेल्थ एंड डिजीज के बाद व्हाट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ। क्योंकि हम जो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन की बॉडी है बात वो कर रहे हैं ना, हम केमिकल। पूरी फील्ड में दोनों, चाहे कोई भी फील्ड है तो उसमें हमने ट्रीट तो ह्यूमन बॉडी को करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रीट करने के लिए ह्यूमन बॉडी बनी किस चीज से, बिल्कुल किस चीज से बनी होगी, डिफेक्ट भी जारी बात है उसी में से, उसी में ही आएगा। बिल्कुल। जो हमारे पास मेनली ज्यादा होता है वो होता है क्या, वाटर। आप भी जानते हैं कि 65% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है, और इसका मेन कंटेंट वाटर है। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस कर ले, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड ये जो हमारे डीएनए वगैरह है, इसका मेन रोल इसमें होता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक। और जो वाटर है, जो मेरा मेन कंपोनेंट है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाटर है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। जैसा कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा इसका कंटेंट है। हमारे लिम्फ नोड्स हैं, और जो उन लिम्फ नोड्स में जो हमारा लिम्फ सब्सटेंस फ्लो करता है उसमें। और कुछ हमारे पास ट्रेस सब्सटेंसेस होती हैं, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया। ये हमारे पास ट्रेस सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के कंपोनेंट को बनाती हैं। ठीक हो गया, तो यानी कि इन चीज़ों से ह्यूमन बॉडी बनी है, तो अगर हमारे पास डिजीज होगी, कोई अबनॉर्मेलिटी आएगी तो इन्हीं चीज़ों में आएगी, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे फील्ड में कुछ ये होता है कि जेनेटिकली कुछ आ जाते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर आ जाते हैं, या फिर कोई इंजरी को होगी। क्योंकि अगर इंजरी होती है तो जैसे आप जानते हैं कि अगर इंजरी हम सिंपल हमारे हैंड पे आई है, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स होगी, जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो स्किन स्ट्रक्चर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक हो गया। और हमारी फिलॉसफी में तो ये होता है कि सबसे पहले एलिमेंट्स आते हैं, प्राइमरी एलिमेंट्स। ऐसे ही है, इधर स्टूडेंट्स मौजूद होंगे बैम्स के भी, एमबीबीएस के भी दो तीन और होंगे। तो एमबीबीएस में तो आपने सुना जी कि ये चीज़ें पढ़ते हैं कि इन चीज़ों से ह्यूमन बॉडी बनी है, डिफेक्ट भी कहीं नहीं कहीं में आएगा। लेकिन जब हम अपनी फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको आप मॉडर्न साइंस में मैटर कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी की इनिशियल जो क्रिएशन में है, या जो इनिशियल चीज़ है ह्यूमन बॉडी में, वो ये चार प्राइमरी एलिमेंट हैं। लेकिन वो प्योर फॉर्म में अर्थ पे हमें विजिबल नहीं हो सकते, यानी कि अर्थ है तो वाटर है, फायर है, एयर है। तो हम एक जिंदा बंदे में एज सच एज जो है वो नहीं देख सकते कि हमें उसमें आग नजर आए, पानी नजर आए, और मट्टी नजर आए, और ये चीजें नजर आए। तो यानी कि इब्तदाई सूरतें तो वही थी, प्राइमरी एलिमेंट्स वो थे। और बाकी क्या कहते हैं, जो
अब जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, साइंस आती गई, तो पता चला जी कि इनको आप कह लें मैटर होता है, यानी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन एलिमेंट्स के बाद आप देखते हैं जी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद ठीक है एटम्स भी आते हैं। एटम को जो चीज जोड़े रखती है वो चीज होती है मैटर। तो वही मैटर बेसिकली चार ही निकले हैं साइंस में, चार से ज्यादा तो मैटर साइंस भी डिफाइन नहीं कर सकी। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो ये जस्ट अभी हम अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हो सकता है कि प्राइमरी एलिमेंट से मुराद कुछ और हो, यानी कि ये इब्तदाई सूरतें हैं। फिर हम देखते हैं जी टेम्परामेंट, हर चीज का एक टेम्परामेंट होता है। ठीक है, टेम्परामेंट या मिजाज कहते हैं दो चीजों के मिक्सचर को, कि जब भी बॉडी तो हमारी पूरी मुरक्कब है, यानी बहुत सारी ऑर्गन से मिलकर बनी है, बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, पता नहीं कितनी चीजें हैं, इन चीजों से मिलकर बनी है। तो जब भी दो चीजें मिलती हैं तो उन दो चीजों से मिलने से एक नई सूरत बनती है, एक नई कैफियत बनती है, जिसको हम कहते हैं मिजाज। फिर मिजाज के बाद हमारे पास आते हैं जी अखलात, के जो भी हम खाते हैं वो फर्स्टली कन्वर्ट होती है अखलात में, ठीक है, ह्यूमर्स में, जो कि टिश्यू लेवल पे पाए जाते हैं, यानी पूरी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स की खुराक बनती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कहा पूरा एक सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं, चार ही एलिमेंट थे, इसी तरह चार ही हमारे पास पूरी बॉडी के टेम्परामेंट बनते हैं, चार ही आगे ह्यूमर बनते हैं। फिर ह्यूमर से जो है आगे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद फिर आगे ठीक है अरवाह हैं, कुवा हैं, अफ़आल हैं। ठीक है, तो ये यानी कि पूरा सिस्टम है। तो जब हमारे पास कोई डिजीज आती है तो हम तो देखते हैं कि इस पे इशू कहाँ पे है, टेम्परामेंटल है, ह्यूमरल लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है, या फिर उसका स्पिरिचुअल इशू है, या चलो अरवाह लेवल पे है। फिर हम कुव्वती भी देखते हैं कि भाई इसमें कुव्वत कितनी एक बाकी है, कुवा लेवल पे तो नहीं है। फिर आगे फंक्शन भी चेक करते हैं कि इसका जस्ट फंक्शन का क्या कहते हैं डिसऑर्डर है। ठीक है, तो रईस भाई लीव कर चुके हैं आप? खराब इसे नेट नेट कोई बात नहीं। तो हम थे व्हाट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, ये तो हमने देख लिया, मैंने आपको अपना बताया कि हमारे पास ये पूरी जो है वो एक कह मुजम्मिल लें। भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक पूरी यानी कि एक लॉ है, सेवन फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनके से हमारी बॉडी बनी है। और हम में अगर इनमें से किसी एक का भी इनकार करें तो फिर हमारी बॉडी उनमें जो है वो कायम नहीं रहती, हमारी बॉडी की हेल्थ स्टेट, कुवा स्टेट, कुछ भी हमारी बॉडी में वो नॉर्मल नहीं रहता। फिर आगे आते हैं जी, जब भी कोई फील्ड हम देखते हैं, ये तो मेन पिलर्स की बात कर, सॉरी इंटरनेट इशू है बारिशों की वजह से, तो मेन पिलर्स की बात कर रहे थे कि जब भी किसी फील्ड की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जी कि उसके मेन पिलर्स क्या हैं जिन पे वो फील्ड रिलाय कर रही है। तो आप काइंडली हमें ये बताएंगे कि एमबीबीएस के मेन पिलर्स क्या हैं कि जिन पे आपकी फील्ड रिलाय कर रही है। डॉक्टर रईस? जी जी सॉरी भाई, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना दूर जा रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अभी करता हूँ स्टार्ट, प्लीज। मेहरबानी होगी आपकी। चलें ठीक हो गया, वेट कर रहे हैं।
जी मुजम्मिल भाई। जी, तो बात कर रहे थे हम मेन पिलर्स की, कि जब भी किसी फील्ड की बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी उसकी बुनियादें हैं जिस पे वो फील्ड यानी कि रिलाय कर रही है पूरी की पूरी, और वो बुनियादें कितनी एक मजबूत हैं। तो आप अपनी फील्ड के काइंडली अपनी पिलर्स बताएं मेन। जी मुजम्मिल भाई। जी, मेन पिलर्स बताएं हमें आप अपनी फील्ड के, कि जिन पे आपकी फील्ड जो है वो रिलाय कर रही है। जो हमारी फील्ड है, जो हमारे ना मेन आते पिलर, जो मेन है वो है एनाटमी है, फिजियोलॉजी है और हिस्टोलॉजी है। इसके बाद फिर हम इनकी देखते हैं कि एनाटमी में आगे हम इसकी पैथोनैटमी देखते हैं, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी और आप हिस्टोलॉजी कर ले इसमें, क्योंकि जब भी कोई भी चेंज आता है तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू को स्टडी करते हैं कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है बहुत ज्यादा, तो जो हमारा ये गला है, इसमें जो वो सॉरी जी जो टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियल टाइप होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, वो कोलैमेलर टाइप में हो जाते हैं चेंज। जी, और उसके बाद इनके बाद आपकी हमारी बायोकेमिस्ट्री आती है। इसके बाद फिर हमारी हमारी आती है माइक्रोबायोलॉजी, और एंड इसके बाद फिर हमारी आती है फार्माकोलॉजी। इसमें हमें मेडिसिन वगैरह इनका जो होता है वो प्रोसीजर करते हैं कि अब कौन सी मेडिसिन किसके लिए रिलाई करेगी। ठीक हो गया। चलें डॉक्टर रईस, अभी तो हमने जस्ट समझ लें आपका भी इंटरनेट इशू आ रहा है, मेरा भी, तो अभी तक तो हमारा से प्रॉपर से स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो जी ये मैं आपको एक थोड़ा सा खाका दिखा देता हूँ, ठीक है? आपने जस्ट जी इत्तेफाक करना है मेरी बात से या फिर इनकार करना है। अब हमने ओवरऑल एक डिफरेंस देखना है, दोनों फील्ड को डिफर करना है, ठीक है? तो ये एक हमारे पास एक टेबल है जिसमें कंप्लीट हम डिफरेंस देखते हैं दोनों फील्ड का, ठीक है? देखें, आपकी जो फील्ड है इसमें कंप्लीट सिर्फ जो है वो यानी कि कॉज पे पूरी आपकी रिलाई कर रही है, एटियोलॉजी पे रिलाई कर रही है, ऐसा ही है? बिल्कुल। हर बीमारी की यानी कि एक कॉज है, और उस कॉज को बस ठीक करना है तो बस ठीक है, डिजीज ठीक हो जाएगी। ऐसी बात। जबकि तिब में हम देखते हैं होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि पूरी बॉडी को देखना है हमने। डिजीज चाहे लीवर की है, लेकिन देखना पूरी बॉडी को है कि लीवर की वजह से भाई प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हुआ है, और उसकी वजह से जो टेम्परामेंट में बिगाड़ आया है, या ह्यूमरल लेवल पे इशू है, या फंक्शंस में डिस्टर्बनेस आई है, तो पूरी होलिस्टिक एक अप्रोच लेनी है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि डिजीज का स्पिरिचुअल डायमेंशन भी होता है, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज जो है वो फिजिकल हैं या मेंटल हैं, बल्कि स्पिरिचुअल डिजीजेस भी हैं। जबकि स्टार्ट में हमने देखा कि डिजीज की डेफिनेशन ही आपकी डिक्शनरी में यह है कि जो रिकॉग्नाइजेबल साइन हो। तो स्पिरिचुअल को या स्पिरिट को तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो उसके तो फिर आप बिल्कुल यानी कि डिनाई करते हैं कि इट डिनाई स्पिरिचुअल नहीं कर। इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ स्टेटस। जी बिल्कुल ऐसी बात है। और फिर हमारी जो है ये हिपोक्रेटिक ट्रेडिशन पे है, यानी हिपोक्रेटिक ट्रेडिशन ये है कि हिपोक्रेट्स यानी कि 400-500 साल कबल अज मसीह से जो है वो यानी कि ये सिस्टम चलता आ रहा है और सदियों से प्रैक्टिस होता आ रहा है, ठीक है? और सेम वैसे ही चलता आ रहा है जिस तरह तब था, यानी तब भी 4 ह्यूमर्स की थ्योरी थी, आज भी 4 ह्यूमर्स की थ्योरी पे ही जो है वो हम देख रहे हैं बॉडी को और एलिमेंट को, टेम्परामेंट को, सारी कुछ वही है, ठीक है? यानी एक पूरी रिवायती तौर पे चला आ रहा है। और वेस्टर्न में सम थेरेपीज आर ट्रॉमेटिक टू द पेशेंट, ऐसी बात ही है। बिल्कुल ऐसी बात है। तिब में हमारा फोकस होता है हेल्थ फोकस। वेस्टर्न में आपको इधर जो पॉइंट मिल रहा है कि सिम्टम एलिविएशन नॉट क्योर इज फोकस ऑफ थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगा कि आपके पास आया है जी
सिंपल पेट दर्द का मरीज, तो आपने उसको कैसे इनकाउंटर करना है? सिंपल पेन किलर लगा दिया और घर भेज दिया। बिल्कुल। ऐसे ही होता है, यानी उसके सिम्टम थी पेट दर्द था, पेट दर्द के लिए आपने गोली दी, इंजेक्शन लगाया, ठीक हो गया, चला गया। कॉज का पीछे क्योर जिस वजह से दर्द हुआ था वो दर्द तो आपने देखा ही नहीं, बस पेन किलर लगाया और घर भेज दिया। टीम में क्या है कि भाई जी आया है मरीज, देखना है उसकी कॉज क्या है दर्द की, कि जिस वजह से वो दर्द हो रही है उस वजह को ठीक करें ताकि वो दर्द आइंदा ना हो, और जो हो रही है वो भी ठीक हो जाए। बिल्कुल। फिर आगे ईच पेशेंट हैज अ यूनिक टेम्परामेंट, यानी टेम्परामेंट मैंने बताया कि दो चीज़ों का मिजाज, दो चीज़ों के मिलने से एक नई कैफियत बनती है, टेम्परामेंट कहते हैं मिक्सचर को। तो वेस्टर्न में पेशेंट रिगार्डेड एज डिजीज कैरियर नॉट अ पर्सन, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है करियर। ठीक है, फिर आगे ह्यूमन बीइंग्स आर इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, और वेस्टर्न में हैज अ मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, यानी एक मशीन है आपके पास जिसमें सारे ऑर्गन्स अलग-अलग हैं एक का दूसरे के साथ, यानी कि रिलेशन तो है लेकिन वो फिजियोलॉजिकली है, लेकिन ट्रीट करते वक्त आपने रिलेशन नहीं देखा कि एंजाइटी की अब कितनी वजूहात हो सकती हैं। बस एंटी डिप्रेसेंट खिला के ख़त्म, और उस मशीन को ठीक कर दिया। अब उस मशीन को ठीक करते करते बाकी जो मशीनरी में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो तो नहीं देखनी। ह्यूमन बीइंग्स जबकि तिब में क्या है, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, कि हम एक एक, यानी कि बहुत कम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन बीइंग, और नॉट द मशीन्स और नॉट द मैकेनिस्टिक मॉडल्स। जी अगला बिल्कुल पॉइंट देख ऐसी लें बात है। कि तिब में बॉडी माइंड इंटरेक्शन एक्सेप्ट करते हैं हम। वेस्टर्न में भी पहले तो नहीं था लेकिन अब तो करते हैं, यानी कि बॉडी और माइंड का इंटरेक्शन इन वेलबींग, कि आपके आपका सेहतमंद होने में आपकी बॉडी का माइंड के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। फिर तिब में जो है हमारी जो हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन है, जैसा हमने शुरू में देखा कि वही डिफरेंट है। बिल्कुल यही। ठीक है, और वेस्टर्न वाले हेल्थ को डिफाइन करते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज का नाम हेल्थ है, और ये हमने अपने से बात नहीं की, हमने एक उनकी मोतबर और सबसे मशहूर बुक है ऑक्सफोर्ड मेडिकल डिक्शनरी, जिनसे हमने उनकी डेफिनेशन देखी है। सही। अच्छा, अगला पॉइंट बड़ा मेन है कि डायग्नोसिस जो हमारी हैं वो, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेक मेथड्स पे और बहुत ज़्यादा महंगे टेक्निक्स पे रिलाई नहीं करती। यानी कि एक पेशेंट है, हमने उसका टेम्परामेंट देखना है तो वो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही देख लेते हैं, उसके सिम्टम्स से देख लेते हैं, उसकी पल्स से देख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको आगे ब्लड टेस्ट की तरफ भी जाते हैं। ये नहीं कि हम ब्लड टेस्ट करवाते नहीं है बस जी टेम्परामेंट ही पे ही बात खत्म, लेकिन ये है कि हम बहुत ज़्यादा वो हाईली जो एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं डायग्नोसिस की वो नहीं होती, यानी पेशेंट इजीली अफोर्ड करता है, चीप अवेलेबल हैं। जबकि हमारे पास मॉडर्न में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास हैविली एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं डायग्नोसिस की। लाइक पेशेंट आया पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा नहीं ठीक हो रहा, तीसरी दफ़ा आपने उसको टेस्ट फलां लिख के दे दिया, जाओ जी फलां मशहूर लैब से करवा के लाओ, फिर भी नहीं इनकाउंटर हुआ, फिर आप MRI CT स्कैन की तरफ चले गए, ठीक है, फिर भी नहीं इनकाउंटर हुआ जी, बस फिर ये अब हमारे डायग्नोसिस में बात नहीं आ रही और अब ये हमारे पास इसका इलाज नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि उनको उसकी हम पहले ये देखते हैं कि उसकी हिस्ट्री देखते हैं, हम चेक करते हैं हिस्ट्री, उसके पास में क्या था, उसकी फैमिली में क्या मसले थे। हाँ ये जी, ऐसे नहीं हो जाता। हाँ जी, नहीं डायग्नोसिस के लिए हमारी हिस्ट्री सिर्फ चेक है, हिस्ट्री हम देख के उसका डायग्नोस। पास चेक करते हैं। पास उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसकी फैमिली में ये मसला नहीं था, अगर ये उसकी जेनेटिक्स में आ रहा है तो उसकी जेनेटिक्स क्या कहते हैं कि उसको रिजोल्व करते हैं। उसके बाद फिर अगर ये तो नहीं है कि अब जैसे आपने बात की, इस तरह भी तो नहीं है। अच्छा, यानी जेनेटिक्स में मसला है तो वो आप हिस्ट्री देख के डायग्नोस कर लेंगे।
बिल्कुल ऐसा होता है, अगर उसकी हिस्ट्री में ये चीज आ रही है और उसका ट्रीटमेंट अगर है तो उसको दिया जाता है ट्रीटमेंट। और क्या कहते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि अब वो कुछ डॉक्टर ऐसे हम मानते हैं, हमारी फील्ड में ऐसे डॉक्टर हैं जो वो क्या कहते हैं कि अब ये लोकल डॉक्टर देख लें, जिसे कंपाउंडर होते हैं या जो जिन्होंने डी फॉर्म किया होता है, ये 3 साल वाला जो लोकल बैठे होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं कि अब उसको एक बंदा ठीक नहीं हो रहा, एक दफा दो दफा, जो बेस्ट डॉक्टर होता है ना हमारी फील्ड में जो होता है, वो नीचे से शुरू करता है उसको, उसकी जो डिजीज होती है ना उसके मुताबिक डालता है उसे। लेकिन अब जो बंदा है वो कहता है कि मैंने तो एक झट से ठीक होना है, जो ये लोकल डॉक्टर हैं उसको हाई डोज देते हैं और वो बंदा फिट हो जाता है और वो कहानी खत्म। और उसकी वजह से उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर उसको अगली बार वो सेम डिजीज हुई है तो उसमें वो जो डोज उसे मिली थी उसको हाई करना पड़ेगा और फिर ही जाके वो ठीक होगा, इस तरह वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब इसमें हमारी फील्ड का कसूर नहीं है। ठीक हो गया जी। और फिर अगला पॉइंट ये देखें कि आपके पास एक डिजीज की मेडिसिन यानी कि एक है लाइक ओमेप्राजोल है, आप वो अगर बड़े को मसला है एसिडिटी का या गर्ड का, ठीक है जर्ड का, और किसी छोटे को है, फीमेल को है, मेल को है, आपने सबको वो लिख के देनी है ओमेप्राजोल, यानी एक फॉर्मूला है और सबको वही देना है, ऐसे ही होता है। मे भी, लेकिन अभी तक हम यहाँ तक तो नहीं पहुंचे, मैं अपने लेवल तक इस चलें ठीक हो गया। मेरे अगला ख्याल से पॉइंट ऐसा नहीं है, क्योंकि ठीक ऐसा हो नहीं है। ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, ये हम हो इंशाल्लाह सकता है फिर कि किसी। शायद डोज सेम हो लेकिन उसकी जो है ना क्वांटिटी, मतलब कि जो मेडिसिन है वो सेम हो लेकिन उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी सबके लिए। अब जो अडल्ट हैं और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए उसकी क्वांटिटी बहुत लो होगी, क्वांटिटी सॉरी। क्वांटिटी तो जाहिर बात है हर एक में डिफरेंट ही होती है, बात एक मेडिसिन की हो रही है कि एक ही मेडिसिन सब के लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन जब वो इनफेक्टिव हो जाती है कुछ अरसा चलने के बाद फिर आप नया सॉल्ट बनाना पड़ता है। लाइक ओमेप्राजोल अगर ठीक था तो फिर एसोमेप्राजोल की, रेबेप्राजोल की, डेक्सलेंसोप्राजोल की, इनकी तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अब क्या मैं कहूँ, जो ओमेप्राजोल है अगर वो उसको हाई डोज में लेंगे, अब जैसे आप कोरोना वायरस की ले लें, इसके कितने जो थे स्ट्रेन चेंज हुए थे। अब एक जो नया उसका वेरिएंट आता था वो ज्यादा इफेक्टिव होता था। अब जो पिछले पेशेंट होते थे उसको उन्होंने उसको रिकवर किया होता था। और हमने कुछ ऐसे केसेस देखे थे कि जिसमें जो जो पिछले पेशेंट रिकवर थे उनमें वो जो नया वेरिएंट आया था तो उन्होंने इसमें उसकी मतलब कि अपना असर दिखा दिया था और वो पेशेंट उसमें से बीमार हो गए थे। लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप एक ही चीज उनको बनाएंगे तो उसका शायद उनके में भी जो डोज ली है एक बंदे ने ओमेप्राजोल की, उसके बाद जो आप बयान कर रहे हैं उसकी हाई डोज होने की वजह से उसका इफेक्ट तो खत्म होगा, जाहिर सी बात है। जब वो जो लोकल डॉक्टर होते हैं, मैंने आपको पहले बात की थी, जो लोकल डॉक्टर होते हैं इसका जो होता है डोज बढ़ाते जाते हैं, तो इसकी वजह से उसका तो असर अब अब ये वैक्सीन की मिसाल है, अगर आप वैक्सीन देते हैं उसे, अब जो नया वेरिएंट उसमें आया था उसने तो अपना इफेक्ट दिखाया उस पे। अब वो जो पुराने जरासीम थे, उसके जो पुराने वायरस था उसने तो उसको रिकवर कर लिया, जो उसके मुताबिक वैक्सीन थी। अब नया वेरिएंट आया, अब उसके मुताबिक हमें नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। इसी तरह ही अब वो जो उन्होंने अपना क्या कहते हैं ओमेप्राजोल आप बयान कर रहे हैं कि उन्होंने ओमेप्राजोल ली थी, तो उसने उनका जो जैसे जैसे वो उसको ज्यादा लेते गए एक लेवल ऐसा आया कि जो बैक्टीरिया थे उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को डाल लिया। ठीक है, तो उसके फिर डिजीज कैसे क्योर होगी, इसलिए उन्होंने जो आप बयान कर रहे थे जो नए सॉल्ट उन्होंने बनाई नहीं इसलिए। नहीं रईस भाई, जो अमेप्राजोल है ये तो हम बैक्टीरिया डिजीज के लिए देते नहीं है। ये जो अब कोरोना वायरस की एग्जांपल दे रहे हैं वो तो माना चले नया वेरिएंट आया तो उसके लिए पिछला जो सॉल्ट था वो इनफेक्टिव हो गया, क्योंकि नए वेरिएंट के लिए हमने नहीं बताई। डिजीज सेम है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, डिजीज वही है, लेकिन पहले ओमेप्राजोल आया, एसोमेप्राजोल आया, रेबेप्राजोल आया, डेक्सलेंसोप्राजोल आया, और भी बहुत सारे, मैं 12-13 आपको गिनवा सकता हूँ। तो डिजीज तो वही है और ये बैक्टीरियल डिजीज भी नहीं है, तो ऐसे फिर क्या बात है कि भाई पहला सिर्फ अगर ओमेप्राजोल इफेक्टिव था तो फिर बाकियों की जरूरत क्यों पड़ी।
ये सिर्फ एक डिजीज की एग्जांपल दिया ना, इस तरह बहुत सारी डिजीजेस हैं। सर दर्द है, हाँ पता है पैनाडोल मुझे अगर बहुत सारी डिजीज है इसमें। इफेक्टिव होती, ठीक है, पैनाडोल कुछ अर्सा इफेक्टिव है, फिर पैनाडोल एक्स्ट्रा की क्या जरूरत थी। फिर डेस्प्रिन मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारी हैं। तो डिजीज तो आप देख रहे हैं सेम है, सर दर्द, लेकिन सॉल्ट क्यों चेंज हो रहे हैं बार बार। हमारे पास तो जो सदियों से चले आ रहे हैं वही है हमारे पास, ठीक है, यानी कि जो एक डिजीज के लिए हमारे बड़ों ने लिख दिया है कि ये फॉर्मूला है, हमने वही फॉर्मूला आज की भी, अगर किसी पर्सन को वो डिजीज होती तो आज भी हमने वही देना है। तो मॉडर्न में ये डिफरेंस क्यों है, ये हम पूछना चाह रहे थे। तो अभी हमारा मीटिंग का टाइम 1 मिनट से भी कम अब रह ये गया, देखें। एंड होने लगी है। तो इंशाल्लाह फिर हम किसी दिन रखते हैं जी। आप इस पे जो है वो हाँ। सर्च करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमें बताइएगा।